देखिए सबसे पहले तो ये कि शराबबंदी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बिहार के हालात को अगर देखा जाए तो न सिर्फ अभी मोतिहारी में जो घटना घटी है, बल्कि पिछले साल भर के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 250 से 300 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधेंदु रमन और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी। राहुल जी, मगही न्यूज़ में आपका नमस्ते। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। जिस तरह से बिहार में शराब से मौतें हो रही हैं, कल भी हमने देखा है कि 8 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। तो आपको नहीं लगता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के द्वारा जो शराबबंदी लगाई गई है वो निरर्थक है, वो कहीं भी सफल नहीं हुआ है? देखिए सबसे पहले तो ये कि शराबबंदी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बिहार के हालात को अगर देखा जाए तो न सिर्फ अभी मोतिहारी में जो घटना घटी है, बल्कि पिछले साल भर के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 250 से 300 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। और इसमें ज़्यादातर निचली जातियों के लोग हैं या दलित हैं या दूसरे लोग हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी पुलिस मशीनरी इसको एक नए एवेन्यूज़ की तरह देखती है, कमाने का एक बड़ा अवसर है। और इस पूरे द्वंद्व में कि सरकार चाहती है कि बंद हो और एक बड़े वर्ग को लगता है कि ये एक बड़ा एवेन्यू हमारे लिए हो गया है कमाने का। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा इसको माध्यम समझती हो कमाने का, तो निश्चित तौर पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात कि इसका असर सिर्फ शराब के जो जहरीली शराब है, वो सिर्फ उस पर असर नहीं पड़ रहा है, असर इस चीज़ पर भी पड़ रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर है। हमारी पुलिस मशीनरी का 90% हिस्सा पूरी तरह से शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है या उसके बेजा इस्तेमाल करने पर लगी हुई है, और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिखर चुका है। अभी पिछले 3-4 दिन के ही दौरान देखें तो कम से कम 3 बैंकों के अंदर लूट की घटनाएँ घटी हैं। तो निश्चित तौर पर और बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, अपहरण की घटनाएँ हैं। और पटना ही नहीं बल्कि किसी भी शहर में आप चले जाएं, अब वो फिर से वो दौर लौट रहा है जो महागठबंधन का जो अभी जो स्वरूप है, उसके पहले का जो स्वरूप था 90 से लेकर के 2005 का, वो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। शराबबंदी निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास था, लेकिन अब ये बिहार पर बड़े बोझ की तरह हो गया है। और जिस तरह से हर दिन लाखों लीटर शराब पकड़े जा रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई क्या खपत में कोई कमी आई है, आपके पास क्या कोई डेटा है? तो सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। घर बैठे यह बताया जा रहा है कि दूध का इतना खपत बढ़ गया, बच्चों पे इतना ये हो गया है। तो जो शराब पहले 100 रुपये में उपलब्ध था, अब 300 रुपये में उपलब्ध है। तो हम शराबबंदी की समीक्षा भी नहीं करने कह रहे हैं और न हम इसको बंद करने कह रहे हैं। ये अच्छी नीति है, लेकिन इसको लागू करने वाले जो लोग हैं और जो इस मुखिया हैं इस बिहार राज्य के, जो जिन्होंने एक अच्छी मंशा से इसको लागू किया था, खुद बहुत कन्फ्यूजन में है और शायद उनका प्रशासन पर से नियंत्रण खत्म हो गया है। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि बराबर की शराब जो है, शराब फिर से शुरू करें, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कुछ ऐसे नियम लाया जाए जिससे कि जैसे आधार कार्ड से शराब दी जाए। तो क्या आपको लगता है ये उचित है? देखिए जीतन राम मांझी जी सुबह कुछ कहेंगे, शाम में कुछ कहेंगे, मैं उनके बयान पर नहीं जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि नशा मुक्ति तो होना ही चाहिए समाज के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो कि वो नशा मुक्ति अभियान कमाने का एक बहुत बड़ा अभियान में तब्दील हो जाए। आज थाना और जो चेक पोस्ट हैं वो लाखों नहीं करोड़ों कमाने का अवसर बन गया है। आप एक तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का सर्वे करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है और हमारी पार्टी भी इस चीज़ को समझती है कि शराबबंदी का जो पूरा मामला है वो अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है और इससे लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी चीज़ें बहुत संकट में चली गई हैं। अभी नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे। विपक्षी एकता को वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम 2024 में मोदी को हरा नहीं सकते। देखिए किसी भी लोकतंत्र को, अगर सिद्धांत में हम कहें, किसी भी लोकतंत्र को बेहतर होने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या इस देश के अंदर जो मौजूदा विपक्ष है, क्या वो एक मंच पर आने की स्थिति में है? क्या वो चाहता है कि एक मंच पर आए? सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति
जो एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, उनके तरफ से अपने चेहरे हैं, जदयू की तरफ से अपनी आकांक्षाएं हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कई अवसर पर कह चुके हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो कई प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद ममता बनर्जी जी की अपनी अलग राह है। चंद्रशेखर जी जो अब बीआरएस में तब्दील हो गया, पहले टीआरएस नाम था, वो कई अवसर पर वो अपनी बात बहुत मजबूती से कह चुके हैं कि भाई हमें क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। तो जब आप एक विपक्ष के तौर पर आप देखें, जो ये प्रयास जो हो रहा है पिछले 6 महीने में, कम से कम 3-4 कहते हैं कि गंभीर प्रयास हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस ये भ्रष्टाचार को कवर करने का एक प्रयास है और ये मोदी जी के सिद्धांतों पर बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा बहुत सारे सवालों का जवाब देना। और जिस तरह से शराब को लेकर के केजरीवाल जी पर अभी देख रहे हैं, या चंद्रशेखर जी की भी बेटी का भी नाम जिस तरह से आया है, या यहाँ तेजस्वी जी जिस तरह से इसमें फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत विपक्ष जो है मुद्दों को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है कि उसको किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वो कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं, लेकिन एक मौका मिलता है किसी पार्टी को कि उसको 10 सांसद बनाना है तो 9 के 9 सांसद एक खास वर्ग से बनाते हैं, तो विविधता भी उनकी नीतियों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष सिर्फ कवर करने में लगा हुआ है कि मोदी हराओ के नाम पे अपनी अपनी राजनीति बचाओ और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाओ, ये राजनीति चल रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वहीं जदयू कार्यालय के गेट पर जो है सदन का फोटो और बाबा भीमराव अंबेडकर का एक प्रतिमा उस पर लगाकर एक, तो क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पूरा विपक्ष बहुत कन्फ्यूजन में है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कहते हैं कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है। फिर दोनों लोग दिल्ली जाते हैं और डिफरेंट पार्टियों से मिलते हैं और बोलते हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है। कहीं से खबर आती है कि वो कन्वेनर बनना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, बिहारी प्राइड का मामला है, हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर वो सभा में कहते हैं कि भाई मेरा नाम बार बार मत लिया करो। फिर वो बैनर भी उसी ऑफिस में वो लगाते हैं। फिर एक इफ्तार पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वो लाल किला की फ़ोटो लगा करके इफ्तार करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपने पहला सवाल पूछा शराबबंदी को लेकर के, बिहार शरीफ जला, रोहतास जला, पूरे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ उसका कारण ये है कि हमारा पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा अवैध कमाई में लगा हुआ है, वो शराबबंदी को विफल करने पर लगा हुआ है और पूरा सिस्टम लगा हुआ है और उसको सिर्फ कमाने से मतलब है। और नीतीश कुमार जी के हाथ से पूरा राज्य निकल चुका है, लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है, उनका इकबाल खत्म हो चुका है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ अपने अपने हित में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत संभव है कि अगले 6-8 महीनों में जदयू का नाम लेवा नहीं बचेगा। 2024 में क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा होंगे? देखिए, हम लोग बहुत साफ सिद्धांतों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार को किसी भी स्थिति में 90 से 2005 की जो जंगल राज की जो स्थिति थी, हम उस पर दोबारा नहीं लौटना चाहते हैं। हमारा बिहार नहीं लौटना चाहता है। जो ज़मीन पर जो संघर्ष है उसको हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। जो हमारी नीति के साथ चलने की बात करेंगे, जो जंगल राज के खिलाफ होंगे, जो परिवारवाद के खिलाफ होंगे, चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति करने वालों के खिलाफ होंगे, हम उस धारा के साथ जाएंगे। एनडीए के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये वक्त तय करेगा। आपको नहीं लगता है कि लव कुश जो समीकरण है इस बार बहुत ज़्यादा हावी है, हर एक पार्टी पर ज़्यादा हावी है? जैसे कि आपके यहाँ उपेंद्र कुशवाहा समाज से, बीजेपी से सम्राट चौधरी, नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में ये मीडिया ने बनाया है कि वो सिर्फ कुशवाहा समाज के नेता हैं। मुझे लगता है कि आप उनकी पूरी टीम को देख लेंगे तो उसमें कुर्मी समाज के लोग भी हैं, उसमें ठाकुर समाज मतलब राजपूत समाज के भी लोग भी हैं, उसमें भूमिहार समाज के भी हैं, उसमें दलित महादलित के भी बहुत सारे संगठन में लोग हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में आप देखेंगे कि 60% तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सर्व समाज के लोग उसमें आते हैं, उसमें यादव समाज के लोग भी आते हैं। ये समाज जो चाहता है कि बिहार जंगल राज में नहीं जाए, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। हम विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए ना, इस देश के अंदर कितने लोग हैं जो न्यायपालिका में आरक्षण, न्यायपालिका में सवर्णों को भी एग्जाम से सभी को मौका मिले, कुछ खास परिवारों को सिर्फ मौका नहीं मिले, इसकी बात करता हो?
कितने लोग हैं जो सिद्धांत पर चलने की बात करते हैं और वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देते हो? तो क्या सिर्फ उन्होंने कुशवाहा समाज के लिए ये काम किया? वो तो पूरे बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। वो शिक्षा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सभी शिक्षकों की भर्ती एग्जाम से होनी चाहिए, लेकिन जिनको आप हटा रहे हैं उसको नियोजित में ही रखना चाहते हैं, उसको नियोजित में मत रखिए, उसको गैर शिक्षण में लगाइए, लेकिन उसको भी राज्यकर्मी बनाइए। हमारा बहुत स्पष्ट मामला है, उसमें जो है वो किसी भी स्थिति में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा से किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या सिर्फ ये कुशवाहा समाज की शिक्षा के लिए बात करते हैं? ये सभी समाज के लिए बात करते हैं, और वो सिर्फ कुशवाहा समाज के लीडर नहीं है, वो सर्व समाज के लीडर हैं। ये थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी, जिन्होंने बताया है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो बिहार सरकार है, वो हर एक मौके पे कह सकते हैं कि फेल हो चुकी है। पुलिसिया कार्रवाई शून्य हो चुकी है। पुलिस शराब, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, बिहार शरीफ हो या सासाराम हो, हमारे ऐसे ही खबर को देखने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़।